महाराष्ट्र के अंदर आपने थोड़े दिनों पहले सुना होगा जब मुंबई में ट्रेन का ब्लास्ट हुआ था। मैं कोई इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कह रहा हूं, मैं इंसाफ और नाइंसाफी की बात करना चाहता हूं। महाराष्ट्र मुंबई में ब्लास्ट हुआ, लोग पकड़े गए, ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, जितने गिरफ्तार हुए सब मुसलमान। यकीन जानिए मैं नहीं बल्कि यहां बैठा हुआ एक एक शख्स, इस देश से मोहब्बत करने वाला एक शख्स, और खासतौर से मुसलमान उलमाए कराम जो इस्लाम को जानते हैं, कभी खुदा की कसम ये नहीं कह सकते कि किसी दहशतगर्द को छोड़ दीजिए। वो कहेंगे अगर दहशतगर्द है तो उसको फांसी की सजा दे करके उसकी मैयत को कुत्ते को खिला दीजिए, क्योंकि दहशतगर्दी इस्लाम में कहीं नहीं है। इस्लाम कहता है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो। अपने अगर अल्लाह ने तुमको 2 रोटी दिया है और तुमने भरपेट खाना खा लिया, अपने पड़ोसी को नहीं पूछा, तो इस्लाम उसे मुसलमान नहीं मानता। कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी चाहे जो भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसका ख्याल रखो। पूछा क्या पड़ोसी का मतलब क्या? कहा 40 घर आगे 40 पीछे, 40 दाएं 40 बाएं। यह इस्लाम सिखाता है। ट्रेन के ब्लास्ट में सारे मुसलमान पकड़े गए, जेल में बंद हैं। थोड़े दिनों के बाद एक ब्लास्ट और होता है मालेगांव के अंदर। वो ब्लास्ट किस दिन होता है? शबे बारात के दिन। शबे बारात का दिन मुसलमानों के लिए ऐसा दिन है, कहते हैं अल्लाह ताला पहले आसमान पर आकर कहता है कि आज मैंने अपने रहमत का दरवाजा खोल दिया। वो मुसलमान जो शराबी है, वो मुसलमान जो जुआरी है, जो नमाज भी नहीं पढ़ता, शबे बारात के दिन लालच में आकर के नहा धो करके अगरबत्ती लेकर कब्रिस्तान जाता है और 4, 6, 8 रकात नफिल की पढ़ करके अल्लाह ताला के सामने दुआ करता है, अल्लाह ताला आने वाले 1 साल में तू मुझे हलाल की रोजी दे, मुझे अच्छी जिंदगी दे और मुझे तमाम तकलीफों से दूर रख। उसे मालूम है अल्लाह ताला, आज अल्लाह ताला ने पूरी दौलत देने के लिए दरवाजा खोल दिया है, अपना रहमत का दरवाजा खुल गया है। उसी दिन ब्लास्ट हुआ। यकीन जानिए जुमा का दिन था। 32 लोग मस्जिद से बाहर नहीं निकले थे, मस्जिद से वजू में थे। जैसे बाहर निकलने के हुए ब्लास्ट हुआ, 32 लोग मर गए, बच्चे मर गए। पता लगा ये कौन ब्लास्ट कर रहा है? मुसलमान गिरफ्तार हुआ। बताइए अगर मस्जिद पे ब्लास्ट हो रहा है, मंदिर पे ब्लास्ट हो रहा है तो भी मुसलमान, शॉपिंग मॉल में हो रहा है तो भी मुसलमान, ट्रेन में हो रहा है तो भी मुसलमान, और अगर मस्जिद पे मुसलमानों को मारा जा रहा है तो भी मुसलमान। अकल काम नहीं करने की क्या कर रहा है मुसलमान? ये IAS अफसर, IPS अफसर, बड़े बड़े लोग। हिंदुस्तान की पुलिस तो स्कॉटलैंड से ज्यादा मजबूत है, बहुत मजबूत है पुलिस यहां की। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए आप उनका। गिरफ्तारी हो गई। जब गिरफ्तारी हुई ना, तो एक मौलाना की गिरफ्तारी हुई। जो मौलाना अपने घर वालों से नाराज थे, अपना घर छोड़ करके 1 साल से अकोला के आगे किसी गांव में इमामत करते थे, और किसी खबरी ने खबर दिया पुलिस को कि यही मौलाना साइकिल पर RDS रखा। कौन सी सवारी है जो 1:30 बजे 550 किलोमीटर दूर नमाज पढ़ता हुआ आदमी, और 1:30 बजे नमाज मालेगांव में भी हो रही है। मालेगांव 550 किलोमीटर से एक ही वक्त में वो आदमी कैसे यहां मौजूद हो गया? 150 नमाजी हलफनामा दे रहे हैं। मैं आपको सच बयान कर रहा हूं, मेरे दिल का दुखड़ा आपको सुना रहा हूं कि 150 नमाजी उस इमाम के पीछे जो नमाज पढ़ रहे थे, वो हलफनामा दे रहे हैं कि साहब हमारे इमाम यही मौलाना थे, ये कैसे मालेगांव में साइकिल पर RDS रख सकते हैं? नहीं सुना पुलिस ने। बहुत मनमानी करती है ये पुलिस, मार मार के ले जाकर बंद कर दिया। जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ था ना, मरने वाले के परिवार वालों को 5 लाख रुपया, सरकार की तरफ से 1-2 लाख रुपया, और हर मरने वाले के परिवार वालों को एक आदमी को सरकारी नौकरी। कोई भी जानता है इस बात को। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बम ब्लास्ट हुआ है, मरने वाले के परिवार वालों को 5 लाख से 25 लाख रुपया, हर मरने वाले के परिवार वालों को सरकारी नौकरी। मालेगांव में जब ब्लास्ट हुआ, मरने वाले के परिवार वालों को 1 लाख रुपया। पूछ लेना जाकर लीडरों से, खुदा की कसम, अगर झूठ होना तो अबू आसिम को चप्पलों का हार पहनाकर यहां से भेज देना।
मुंबई में ब्लास्ट हुआ 6 लाख रुपया, अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ 6 लाख रुपया, अजमेर शरीफ में ब्लास्ट हुआ 25 लाख रुपया, कर्नाटक में ब्लास्ट हुआ 5-6-7 लाख रुपया, मालेगांव में ब्लास्ट हुआ 1 लाख रुपया, और मरने वाले किसी परिवार को 1 रुपया, एक को भी सरकारी नौकरी नहीं। क्यों? जब इस मुल्क का संविधान सेकुलर है और वो बीजेपी और शिवसेना सत्ता में नहीं है, सत्ता में वो लोग हैं जो लोग हमारे वोटों की भीख से जीत कर आए हुए हैं, हमारे ये जो हैं पहरेदार हैं, हमारे चौकीदार हमने बनाकर इनको भेजा है। ये चौकीदार हमारी चौकीदारी कैसी कर रहे हैं कि हम ही को मार रहे हैं, और सारे देश में 5 से 10 लाख रुपया, हमारे लोगों को 1 लाख रुपया, किसी को सरकारी नौकरी नहीं। बहुत चिल्लाया मैंने, बहुत चिल्लाया, कोई सुनने को तैयार नहीं। इनके कानों में शीशा पिला दिया गया है। जब सब कुछ हो गया तो मालेगांव के तमाम उलमाए कराम जमा हुए, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी सब मिलकर के इन्होंने जो है ना कुल जमाती एक तंजीम बनाया कि हमारे आपस में इत्तेफाक, हम चलेंगे मुंबई। 20 बार मुंबई आए कि साहब पुलिस ने तो इनको गिरफ्तार कर लिया और कह रहे हैं कि यही लोग दोषी हैं, हमें शक है, हमें सीबीआई की इंक्वायरी करवा दो। मैंने दिल्ली में था, पार्लियामेंट में था, मैं बहुत मेहनत किया, हम लोगों ने चिल्लाया पार्लियामेंट के अंदर। अल्लाह का करम है कि यहां के नेताओं को कुछ सूझी और सीबीआई की इंक्वायरी हो गई। सीबीआई ने भी हूबहू जिनको पुलिस ने कहा था ना, उन्हीं का नाम ले लिया, बोले बिल्कुल पुलिस ने सही इंक्वायरी किया है, यही लोग दोषी है। उसके बाद लोग जेल में पड़े हैं। थोड़े दिनों के बाद 5 साल 5.5 साल के बाद असीमानंद नाम का एक संघ परिवार का आदमी जो बम ब्लास्ट में जेल में बंद है, उससे एक जेल में हैदराबाद का मुस्लिम लड़का उसकी खिदमत कर रहा कि ये बुजुर्ग आदमी असीमानंद, उसने नहीं देखा कि हिंदू है, आरएसएस का है, क्या है, जो इस्लाम सिखाता है इंसानियत, उस इंसानियत के नाते उस आदमी ने इस बुजुर्ग आदमी की बड़ी इज्जत किया, बड़ा एहतराम किया, उसका जेल में काम किया, उसका दिल जीत लिया। असीमानंद के अंदर सोया हुआ इंसान जागा और उसने कहा कि मैं जाऊंगा आज कोर्ट के अंदर सच्चाई बयान कर दूंगा, और जाकर मजिस्ट्रेट के सामने उसने कह दिया कि ये जो बच्चे पकड़े गए मालेगांव वगैरह में ये सब झूठे हैं, इसको ब्लास्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि संघ परिवार के लोग हैं। एक आदमी ने जाकर कोर्ट में बयान दे दिया। खुदा की कसम मैं सही कह रहा हूं, हुकूमत हिंदुस्तान, हुकूमत महाराष्ट्र का कलेजा फट गया 9 बजे कि ये कैसे हो गया। सीबीआई ने भी पक्का बोल दिया, पुलिस ने भी पक्का बोल दिया, ये असीमानंद कहां से पैदा हो गया। मेरी जब पृथ्वीराज चौहान से बात हुई, कहा नहीं अभी तो असीमानंद अपना बयान बदली कर रहा है। बेटा बयान कैसे बदली करेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने बोला है, ऐसा कैसा चलेगा। 113 देश में चारों तरफ चिल्लाहट मच गई। तब हिंदुस्तान की सरकार ने एनआईए गठित किया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। इसने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, मालेगांव वाले बेकसूर हैं। जब ये बेकसूर हैं तो पुलिस ने कसूरवार कैसे ठहराया, सीबीआई ने कसूरवार कैसे ठहराया। बोलो आप ये सवाल उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो। मैं उस दिन बोल दिया असेंबली में कि अगर ऐसे पुलिस वाले आईपीएस जो पूरे देश को चलाने की बात करते हैं, ये कोई अपोरी टपोरी नहीं है, ये बड़े अफसर हैं। देश चलाने की ताकत नेता टपोरी रहता है, नेता नहीं जानता, लेकिन नेता को यही सिखाते हैं, यही बताते हैं कि भाई ऐसा चलाओ ऐसा चलाओ। और इन्होंने पकड़ा तो इसका मतलब जानबूझकर पकड़ा इन्होंने। और अगर नहीं जानते ना तो इनको अपनी गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं है। इनसे कह दीजिए नौकरी से निकालकर इनको कहीं हजाम की दुकान पर काम करने भेज दीजिए। आपको इतनी बड़ी नौकरी मिली, आप ईमानदारी की कसम खाकर नौकरी पे बैठते हैं और आपने जानबूझकर मुसलमानों की जिंदगी तबाह बर्बाद किया। खुदा की कसम मैंने असेंबली में डिमांड किया था कि महाराष्ट्र के बम ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाना है। अगर मेरे दिल की पीड़न आई है कि मेरे प्रदेश के अंदर, मेरे देश के अंदर बार बार बम ब्लास्ट हो रहा है, किसी भाई की जान जा रही है, किसी बेगुनाह को जबरदस्ती मारा जा रहा है,
इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। मैंने एक सुझाव दिया था असेंबली के अंदर और एक आज सुझाव फिर आपके सामने दोहराता हूं कि एटीएस का चीफ रघुवंशी जो था उसे और एएन रॉय जो डीजी था महाराष्ट्र का और मालेगांव का जो अफसर था आईपीएस अफसर, इन तीनों को गिरफ्तार करो और इनकी ब्रेन मैपिंग करो। खुदा की कसम मालूम पड़ जाएगा कि महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट कौन कर रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं, तो मैं सोचा साला मैं ही खुद बन जाता हूं होम मिनिस्टर। क्या नहीं बन सकता क्या? अरे जब आर पाटिल बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता भाई? इंशाअल्लाह ये क्रांति रथ लेके चलूंगा, महाराष्ट्र के गांव गांव जाऊंगा और लोगों से जुल्म के खिलाफ इकट्ठा होने को कहूंगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे दलित, चाहे ईसाई, उसे कहूंगा मेरे महाराष्ट्र से, मेरे हिंदुस्तान से गुंडागर्दी खत्म करना है तो एक बार अबू आसिम के हाथ में सत्ता दे दो। अगर सही नहीं कर दिया तो अपने बाप की औलाद में। इसलिए आपके पास चलता है। क्या इंसाफ है आज? आर पाटिल साहब, आपको गद्दी मिली है। मैं यहां से वहां तक एक एक लोगों से कहना चाहता हूं कि 1 लाख गुनहगार को सजा हो जाए लेकिन एक बेगुनाहगार को एक दिन भी सजा नहीं होना चाहिए। कितने लोग जेल में पड़े हैं आज? सीमी पर पाबंदी लग गई, लगा दीजिए। अगर कोई भी संगठन इस मुल्क के अंदर दहशतगर्द है, मेरा सगा भाई भी अगर दहशतगर्द है, फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, मेरे माथे पर शिकन नहीं आएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं इस मुल्क का रहने वाला हूं, यहां की खाता हूं, तो यहां की हिफाजत करना मेरा अव्वलीन फर्ज है। मैं हिंदू और मुसलमान को भाई समझता हूं। अगर कोई शख्स हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करता है उसे सजा दे दो, मैं कहता हूं। नहीं, मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ सीमी के ऊपर पाबंदी लगा दिया आप लोगों ने, लेकिन सीमी की पाबंदी कोर्ट में चल रहा है मुकदमा। हर 2 साल में उसका मुकदमा उसको आपने रिन्यू करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आज अमरावती के लोगों से आज शेयर करना चाहता हूं कि सीमी पर पाबंदी लगी, हाई कोर्ट में मुकदमा गया, दिल्ली की ट्रिब्यूनल के अंदर गीता मित्तल नाम की एक जज, उसने जब फैसला लिखना शुरू किया, कहा कि मेरे पास किसी ने कोई ऐसा सबूत आज तक पेश नहीं किया कि मैं सीमी के ऊपर और आगे बैंड जारी रख सकूं। मेरा हाथ कानून से बंधा हुआ है। 265 पेज के जजमेंट पर श्रीमती गीता मित्तल जी लिखती हैं कि सीमी के ऊपर से तुरंत बैंड उठा दो और सीमी के लोगों को फ्री कर दो, क्योंकि इनके खिलाफ कोई चीज नहीं। मैं सीमी का मेंबर नहीं था, न हूं, लेकिन सच्चाई बयान करने से कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। मैं इसी मुल्क का रहने वाला हूं। सीमी पर बैंड उसी दिन जाकर सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस पार्टी ने लगा दिया। कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुसलमानों, हम तुम्हारे तरफदार हैं, हम तुम्हें इस मुल्क में हक दिलाएंगे। आप सीमी के ऊपर बगैर किसी एविडेंस के आपने लगा दिया। चलो मैं मानता हूं आपके पास कोई एविडेंस होगा, सुप्रीम कोर्ट में आप पेश कर देंगे, लेकिन मुझे बता दीजिए दीनदार अंजुमन ने कौन सा बम ब्लास्ट किया था? मुझे बता दीजिए दुख्तरान मिल्लत जो कश्मीर की है उसने कौन सा बम ब्लास्ट किया था? चलो आपके पास होगा अगर तो लगाओ आप बैन, मैं मना नहीं करता हूं। कोई भी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगना चाहिए, लेकिन मेरा यह सवाल है कि अभिनव भारत, सनातन संस्था, हिंदू जनजागरण सेना, बजरंग दल, ऐसी बहुत सारी संस्थाओं के लोगों को पकड़ा गया है, महाराष्ट्र की जेलों में बंद है, सजाएं हुई 10-10 साल की। एक पलड़े में मैं उनको रखता हूं जिनको आपने बैंड लगा दिया है, दूसरे पलड़े में मैं रखता हूं हिंदू जनजागरण सेना। मैं अभिनव भारत के जिसमें पकड़ी गई है ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पुरोहित और पांडे पकड़े गए हैं जो जेल में है, अगर उनको आपने बम ब्लास्ट में पकड़ा है तो उनके संगठन को आप किस दिन बैंड लगाएंगे? बैंड नहीं लगा रहे हैं। किससे बात की जाए, किससे कहा जाए? ये कुर्सी आपको मिली है तो आप मनमानी करेंगे, हिंदुस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाएंगे? इसीलिए आए हम राज्यों के लोगों से, कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। 1 लाख किलोमीटर चलना है तो पहला कदम उठना चाहिए। मेरा यह कदम पहला उठ रहा है और इंशाअल्लाह ताला 2014 के पहले मैं बता दूंगा कि जुल्म और नाइंसाफी करने वाले हुकूमत में बैठने के काबिल नहीं है, इनको निकाल कर फेंक दो। फेंक दिया यूपी ने। राहुल गांधी बेचारा बहुत इतरा रहा था, बहुत इतरा रहा था,
आपने टेलीविजन पे देखा था, ऐसे ऐसे बाह ऊपर कर रहा था। अरे क्या मारेगा किसी को क्या भाई? एक कागज लिया, फाड़ दिया, बोले समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो ये। तो बोला मैनिफेस्टो था ही नहीं, वो तो स्टेट में बैठे थे उसकी लिस्ट थी। बौरा मैं प्रचार में पूरा यूपी में लगा हुआ था। पंतनगर है एक उत्तराखंड में, नैनीताल के नीचे। तो मैं वहीं रहता था, रोजाना सुबह हेलीकॉप्टर में जाता था, भाषण करके शाम को आता था। एक दिन मुझे एयरपोर्ट पे मिल गए राहुल गांधी और उनके साथी सब लोग। साथ में एक हीरोइन थी नगमा। मैं कह रहा नगमा तू कहाँ घूम रही है? कहा प्रचार कर रही हूँ। मैंने कहा कुछ मिलेगा नहीं। कुछ नहीं मिलेगा नगमा यहाँ तुम लोगों को। ये जीवित लोग हैं, जानते हैं कि किसको वोट देना किसको वोट नहीं देना। राहुल गांधी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में भाग भाग करके आस्तीन ऊंची कर करके बड़ा नखरा दिखा रहे हैं। लेकिन याद रखना 35 सीट से ज्यादा मिल गया यूपी में ना, तो अबू आसिम तुम्हारी गुलामी करेगा। एक राजीव शुक्ला इनका चमचा कांग्रेस का नेता है, भाग के कागज कलम लाया, बोले लिख के बता। बोला बउरा अब मैं लिख दूंगा। मेरे साथ राजा भैया है यूपी का, वो भी था, हम दोनों साथ में प्रचार कर रहे थे। राजा भैया ने कहा आसिम भाई तुम जरा हट जाओ, हम यूपी में रहते, हमें लिख के दे देते हैं। खुदा की कसम लिखा उसने, अगर 35 सीट से ज्यादा आई तो जो बोलो मैं हार जाऊंगा। बड़ा गुस्सा हुए। मोतीलाल वोहरा भी थे, ये कोयला वाला मंत्री क्या जायसवाल क्या नाम है इसका, ये भी था। सब हेलीकॉप्टर में जा रहे थे वोट मांगने। अरे बाप, हमारे पास एक हेलीकॉप्टर के बाद 5 हेलीकॉप्टर। मगर मैं ऊपर से देख रहा हूं इनकी मीटिंग में 300 आदमी, मेरी मीटिंग में 5000 आदमी। कितनी सीट मैंने बोला था? 35 सीट। कांग्रेस का गढ़ है उत्तर प्रदेश। सोनिया गांधी वहीं से एमपी हैं, इनका लाल वहीं से एमपी है राहुल गांधी। मगर वार उत्तर प्रदेश की जनता, जब इलेक्शन हो गया तो 35 सीट नहीं 28 सीट मिली। मैंने तो 35 लिख दिया था गलती से। तब मैंने फिर उसको नगमा को फोन किया, ओ नगमा, कहा क्या आसिम भाई आप कटे पर नमक छिड़कते हो मेरे। और यहां तो सुन लो, हमने ये भी कहा था उस वक्त कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जहां से एमपी है ना, वहां की जनता भी उनको वोट नहीं देगी, वहां की जनता भी समाजवादी पार्टी को वोट देगी। शर्म गए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस देश की मलका बनना चाहती है ना, उनकी सीट भी समाजवादी पार्टी जीत के आई है। वही अबू आसिम आपके बीच में खड़ा है। याद रखना, आज किसान आत्महत्या कर रहा है महाराष्ट्र में। मैंने असेंबली में भाषण किया था कि हिंदू भाई गाय को भगवान मानता है, पूजता है, क्योंकि गाय अपने थन का दूध थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए बचा करके पूरा का पूरा दूध जनता को भेज देती है, और खुद जो है जनता के लिए बनी हुई है। भगवान की लोग उसकी पूजा करते हैं गाय की, क्योंकि जनता को पूरा दूध दे देती है। अगर गाय की पूजा होती है तो किसान की भी पूजा करो। किसान अपना पूरा का पूरा गल्ला मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता में आलीशान बंगलों में रहने वालों, जिसे नहीं मालूम कि खेती कैसे होती है। राहुल गांधी से पूछो कि आलू कहाँ होता है, बौरा कहता कि पेड़ पर पकता है। अबे तेरे को मालूम नहीं? उनके पिताजी बोले कि हम शक्कर लगाने जा रहे हैं। अरे शक्कर नहीं लगाई जाती, गन्ना लगाया जाता है। तो किसान आज हाथ में आत्महत्या कर रहा है। किसान को पूजने के बजाय बराबर किसानों को गोली मारी जा रही है। वो महाराष्ट्र जो इस देश की आर्थिक राजधानी है, याद रखना सरकार की पॉलिसी फेल है, सरकार मस्ती में है। अभी अखबार पढ़ रहा था, भुजबल साहब यही थे कल, बेचारे फंस गए। इनकी भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। छगन भुजबल पर कसा जांच का शिकंजा। अबे कितने नेता हैं बदमाश, सबके ऊपर शिकंजा। बाप का माल समझ लिया, जनता की गाड़ी कमाई टैक्स ले लेकर के इनसे हरामखोरी कर रहे हो। एक हुआ 2G का घोटाला, 1,72,000 करोड़। जितना ट्रेलर है सब लाके 1000 की नोट भरोगे ना तो कसम से ट्रेलर कम पड़ जाएगा। दूसरा फिर हुआ वो जो पूना में रहता है वो सुरेश कलमाली, नेता जेल में चला गया, कितना साल तक जेल में पड़ा रहा। और कांग्रेस बोलती है हमसे अच्छी कोई पार्टी नहीं, क्योंकि हम ही घोटाला करते हैं। घोटाला और दिवाला देश का 1,72,000 करोड़ का, लाखों करोड़ का घोटाला गेम का। उसके बाद कोयले का घोटाला अब नया आया है। कांग्रेस बोलती है कि असम पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई,
पार्लियामेंट नहीं चलेगी। पार्लियामेंट पंचायत है, पंचायत में बहस होती है। और कांग्रेस के लोग, तुम्हें सत्ता में बैठने का कोई हक नहीं है। जिस तरह से आदमी झुंझला जाता है, पागल हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, मुझे लगता है कांग्रेस को सुसाइड करने का समय आ गया है। सुसाइड करने का समय आ गया है। तुम एक महाराष्ट्र के किसानों का मसला हल नहीं कर सकते। तुम भ्रष्टाचार और बेईमानी में लगे हो। ये मेरा मैनिफेस्टो है उत्तर प्रदेश का। 3 दिन पहले 12 और 13 तारीख को कलकत्ता में हम लोग थे। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है। मेरे नेता मुलायम सिंह यादव अखिलेश ने कसम खाकर कहा है, इसमें लिखे हुए एक एक शब्द को हम लोग लागू करके बताएंगे कि किस तरह से मैनिफेस्टो लागू किया जाता है। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश गरीब जगह है जहां लोग छोड़ कर मुंबई दिल्ली आ रहे हैं और राज ठाकरे उनको गाली दे रहा है। वो बेचारे अपना घर छोड़ करके सड़क फुटपाथ पर रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। बिहार का किसान, गरीब किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। अरे कुछ तो पॉलिसी अच्छी उनकी होगी। मेरे नेता ने पॉलिसी बनाया है कि हम एक आयोग बनाएंगे, एक कमीशन बनाएंगे। वो आयोग जो किसानों की फसल का पूरा जायजा लेगा कि पानी में कितना खर्चा हुआ, बीज में कितना खर्चा हुआ, बिजली में कितना खर्चा हुआ, मजदूरी में कितना खर्चा हुआ। यदि 1 लाख रुपया किसान की फसल पर खर्चा होता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार का यह जवाबदारी है कि उस फसल को 1.5 लाख में खरीद ले। तालियां बजाकर स्वागत करो यार मुलायम सिंह यादव के फैसले का। किसान को अपनी फसल, अभी कोई कपड़ा खरीद के लाता है 10 रुपया मीटर तो 12 रुपया मीटर बेचता है। दाल खरीद के लाओ 10 रुपया किलो तो 12 रुपया 15 रुपया किलो बेचो। लेकिन किसान बेचारा जो पैदा करता है वो तो आसमान की तरफ देखता रहता है, बारिश होगी कि नहीं होगी, या भगवान बारिश हो जाए तो मेरा खेत अच्छा हो जाए। और ज्यादा बारिश हो गई ना फिर बवाल चालू हो गया उसका। यानी दो कई किसी तरफ चैन उसको नहीं है। तो किसान को उसकी फसल का दोगुना पैसा देने का समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया है। पृथ्वीराज चौहान जी, आप कलेक्टर बनाते हैं, कलेक्टर को जिले की देखभाल के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं उसको, पूरे जिले का मालिक होता है। मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे डीएम को ऑर्डर कर दिया, पूरे कलेक्टर को ऑर्डर कर दिया है, अगर तुम्हारे जिले में एक भी किसान ने आत्महत्या किया तो तुम्हारी हत्या होगी, तुमको सस्पेंड किया जाएगा। तुम्हारी जवाबदारी है कि तुम जिले के तमाम किसानों का ब्यौरा रखो। अगर किसी किसान की स्थिति बहुत खराब है तो उसकी स्थिति को सुधारने के लिए स्कीम बनाओ, सरकार के पास रिपोर्ट दो। कोई किसान परेशान है, उसकी जमीन को नीलाम किया जा रहा है तो कोई उसकी जमीन को नीलाम नहीं किया जाएगा। उसके कर्ज को 50,000 तक के सरकार माफ करेगी। उसको 65 साल की उम्र में, जिस तरह एमएलए को एमपी को पेंशन मिलती है, 65 साल की उम्र के बाद किसान को भी पेंशन दी जाएगी। ये कौन कर सकता है? जो किसान का दुख जानता है, जो किसान का, और ये देश किसानों का देश है। 70 से 75% लोग किसान हैं। किसान के लिए नीतियां, मुसलमानों के लिए नीतियां, आज समाज के दबे कुचलों के लिए नीतियां ये समाजवादी पार्टी कर रही है। इसलिए मैं आपके पास चलकर आया हूं, आपसे निवेदन करने। आपने देखा अभी इन्होंने, भारतवर्ष की सरकार ने खुदरा रिटेल में इन्होंने लागू कर दिया आज जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। मैं लंदन गया हुआ था, लंदन से स्कॉटलैंड में मेरे दोस्तों से मिलने गया था। मैं स्कॉटलैंड में रात को खाना खाने पर बैठा, सारा तमाम इंडियन लोग वहां थे। बहस शुरू कर दिया कि आसिम भाई आजकल हिंदुस्तान में रिटेल में जो है फॉरेन का इन्वेस्टमेंट इनवाइट किया जा रहा है। आसिम भाई ये जहर है, जहर। आपकी ताकत के मुताबिक आप इसका पूरा विरोध करना। मैंने कहा क्यों यार, पैसा आएगा काम चलेगा? बोले नहीं, 35 साल पहले स्कॉटलैंड में भी फॉरेनर को इनवाइट किया जा रहा था कि आओ रिटेल में, छोटी खुदरा दुकानों के अंदर, छोटी धंधे में आप अपना इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ के किसानों ने बहुत ज्यादा विरोध किया कि नहीं साहब, हम बाहर की कंपनी को यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। बहुत एहतजाज हुआ। उसके बाद वहां की सरकार से ये सेटलमेंट हुआ कि नहीं साहब, इनको लाएंगे लेकिन शहर से दूर वीराने में बाहर इनको जमीन देंगे, ये अपना स्टोर खोलकर अपना माल बेचेंगे, क्योंकि हम इनको जवाब दे, हमने इनको हाँ बोल दिया है। मान गए लोग, उनकी दुकानें खुल गई। इन्होंने क्या किया? स्कॉटलैंड का अंडा, स्कॉटलैंड की सब्जी, स्कॉटलैंड का सामान सब जो है ना महंगा खरीदना शुरू कर दिया।
तो वहां का किसान बड़ा खुश हो गया, अरे यार ये तो बड़ा महंगा खरीद रहे हैं और सस्ता बेच रहे हैं। सब्जी जो सड़क पे बिकती थी ना, उससे सस्ती एयर कंडीशन में मिलने लग गई। लोग बहुत खुश हो गए। तमाम ग्राहक ये दुकानें छोड़ दिया जो सड़क पर बिकती थी। इंडियन जो स्कॉटलैंड के वहां देशी वहां के लोगों की दुकानें थी ना, उनका सामान बिकना बंद हो गया। एयर कंडीशन दुकानों में, बड़ी बड़ी दुकानों में लोग जाकर के सामान खरीदने लग गए, क्योंकि वहां एयर कंडीशन में सस्ता, बड़ी दुकानों में इज्जत के साथ माल मिलने लग गया। चंद साल गुजर गए, उसके बाद जब देखा इन्होंने ये जो लोकल दुकान वाले थे ये सब बर्बादी के कगार पर आ गए, क्योंकि इनकी ग्राहकी खत्म हो गई। तब इन्होंने अपना रंग बदला, कहा कि भाई स्कॉटलैंड वालों, तुम्हारा अंडा तो बड़ा छोटा है, मुझे अफ्रीका से इसका डबल अंडा इतने पैसे में मिलता है। अगर तुम अपने अंडे का दाम करोगे ना, तो दाम कम करोगे तभी तुम्हारा अंडा खरीदेंगे, नहीं तो हम अफ्रीका से अंडा इंपोर्ट करेंगे। क्या करते बेचारे, दुकान तो खत्म हो गई, रिटेलर खत्म हो गए सब, तो उन्होंने अंडे का दाम कम कर दिया। फिर कहा आपकी सब्जी जो है ना ये अच्छी नहीं है, मैं इससे सस्ती सब्जी जो है कई हजार एकड़ हम लोग खेती कर रहे हैं अफ्रीका में, वहां से लाएंगे, सब्जी का दाम कम करो। तो दाम कम कर दिया। क्या हो गया, सारे लोग मर गए और ये बाहर से इंपोर्ट करके माल बेचना शुरू कर दिए, सस्ता माल लेने लगे और इन्होंने वहां के जो लोकल लोग थे उनकी दुकानें बंद हो गई। याद रखिए, गांधी जी ने गुजरात के तट में एक मुट्ठी नमक लेकर यह कहा था कि मैं इस देश में अंग्रेजों को भगा कर रहूंगा। जब अंग्रेज उस जमाने में मुंबई से कपास लेकर जाता था, तो जहाज यहां से कपास लेकर जाए और वापस जब आती थी जहाज, तो खाली जहाज को डूबने का डर रहता था। तो अंग्रेजों ने वहां लंदन से नमक लोड करना शुरू किया और मुंबई के दरगाह पर, बंदरगाह पर नमक का पहाड़ बन गया। तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी नमक पर टैक्स लगा दिया और लंदन और